हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कल हमने पढ़ा था अपना टॉपिक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के विषय में हम पढ़ चुके थे। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हम सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट करेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स होते क्या है और इसके अंदर ये कौन कौन से होते हैं सेल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनल्स। Every cell has membrane around it to keep its own content separate from external environment। कि प्रत्येक सेल में एक मेम्ब्रेन होती है इसके चारों ओर, जो सेल कंटेंट को बाहर वाले एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है, यानी कि अलग रखती है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनल्स नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कि जो बड़ी और कॉम्प्लेक्स सेल जो होती है, जटिल सेल होती है, उसके अंदर इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की सेल होती है, उसके अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज चलती है। उनको ज़रूरत होती है ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, जिससे कि वो अपनी जटिल आकृति को बनाए रखे और उसके फंक्शन को बनाए रखे। यानी कि जो केमिकल एक्टिविटीज होती है उनके कारण ही वो सेल अपनी आकृति और अपने फंक्शन को पूरा करती है। टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो इन एक्टिविटीज़ को जो अलग अलग प्रकार की है एक दूसरे से अलग रखने के लिए दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स। तो सेल के अंदर और दूसरी मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि मेम्ब्रेन से घिरी हुई दूसरी स्ट्रक्चर्स होती है, और सेल से काफ़ी छोटी दूसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं। विद इन दैम सेल, उसके अंदर। अब एक बात दोबारा से समझो, जो अपनी सेल है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन सेल के अंदर भी और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है। और वो जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो क्यों है? क्योंकि सेल को बहुत सारी क्रियाएं करनी होती है अपना आकृति बनाए रखने के लिए और अपने फंक्शन करने के लिए। तो वो मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग फंक्शन करती हैं, और जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं जो सेल के अंदर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। और उन सेल ऑर्गेनल्स की हेल्प से ही सेल अपने सारे फंक्शन करती है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे सिस्टम है, सारे सिस्टम अलग अलग कार्य करते हैं, वैसे ही सेल के अंदर और छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अलग अलग कार्य करने में सेल की मदद करते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, और सेल की फंक्शनिंग के लिए और उसके जीवन के लिए वो ज़रूरी होते हैं। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। और ये यूकैरियोटिक सेल का एक फीचर है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में है, दैट इज डिस्टिंग्विश देम, जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को अलग अलग करता है। तो एक डिफरेंस यहाँ पे भी आया कि सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, ये ऊपर हमने यहाँ पे भी भरा है। तो जिसने नहीं भरा वो यहाँ पे भर ले, क्योंकि इसके अंदर एब्सेंट है और इसके अंदर प्रेजेंट है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और कुछ ऑर्गेनल्स केवल और केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन एन प्रीवियस सेक्शन। हम पिछले सेक्शन में न्यूक्लियस की बात कर चुके हैं। न्यूक्लियस के विषय में हमने पढ़ा था सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। तो कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल सेल ऑर्गेनल्स के जो हम एक एक करके अभी स्टडी करते हैं, विच वी विल डिस्कस नाउ आर, वो क्या क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, लाइजोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ये यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं, और इनको बिल्कुल एक एक को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इनके अलग अलग फंक्शन भी पूछे जाते हैं।
क्या करते हैं, ये सेल के अंदर क्या करते हैं, इनका क्या काम होता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ने, चाहे एक की बजाय 2 दिन लग जाए। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन द सेल। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेल के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, सभी जीवन के अहम भूमिका निभाने में मदद करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक बार आप सेल को देखें अच्छे से, थोड़ा सा ध्यान से देखें और इस सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाइंड आउट करो कहाँ पे है। एक आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। ठीक है बेटा। तो अभी दोनों का फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 2 हैं, एक स्मूथ और एक रफ। ध्यान से देखो आप अपनी फिगर में, यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि, एक मिनट मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये नाम लिखा हुआ और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन कौन सा, स्मूथ। स्मूथ क्यों है ये देखो अभी, ये देखो, ध्यान देना आप, एक मिनट में अभी दूसरा दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा क्लियर होने दो, अभी बताते हैं। क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ब्लड हो जाता है। चलो, हो नहीं रहा, हाँ हो तो गया, आधा हुआ अभी। अगर होता तो मैं आपको बताती हूँ, 1-2 सेकंड। हाँ चलो, अब ध्यान दो बेटा, 1 मिनट। ये देखो, ये वाले भी रेटिकुलम, ये वाले, ये सारे जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको ग्रीन से करते, ये आपको इनकी सरफेस पे कुछ दिखाई दे रहा है, जो इनके सरफेस पे दिखाई दे रहा है, क्लियर से ध्यान से देखो बेटा, इनके सरफेस पे जो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये है राइबोसोम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बन जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और जब अटैच नहीं होते तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये डिफरेंस है स्मूथ और रफ में, क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन है उस पर राइबोसोम का अलग फंक्शन है, वो भी बताएंगे आपको, लग जाते हैं। तो ये वाला देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा। देखो इसकी मेम्ब्रेन पर, इसकी जो स्ट्रक्चर है उस पर उस पर क्या नहीं है, राइबोसोम नहीं है, इसलिए ये स्मूथ है। और इनके पे यहाँ पर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है, तो ये रफ है। ठीक है बेटा, क्लियर समझ आया ना। तो अब वापस अपनी उसी पोजीशन पे चलते हैं। चलो देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और हम क्या बोलेंगे, ER। एक आगे आएगा SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आएगा RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज द लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। बहुत बड़ा नेटवर्क है जो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स है, यानी कि मेम्ब्रेन से घिरी हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये एक के ऊपर एक हो जाती है, स्टैक बना लेती है। एंड सीट्स इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ओब्लो बैग्स। ये कैसे दिखाई देते हैं, लंबी लंबी ट्यूब्स भी, गोल गोल भी दिखाई देते हैं, और ओब्लो वेसिकल थोड़े लंबे लंबे आकार के भी दिखाई देते हैं। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ER की मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
बताया था ना, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ ER, 2 प्रकार के ER है, जिनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER बोलते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनको हम SER बोलते हैं। ओके बेटा, SER एंड RER। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ दिखाई देते हैं अंडर ए माइक्रोस्कोप। क्यों? बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स होते हैं इसकी मेम्ब्रेन पर, और उनको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस, जो इसके सरफेस पर जुड़े हुए हैं। द राइबोसोम्स, राइबोसोम का अपना अलग फंक्शन है, ध्यान रखेंगे। राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल, जो प्रत्येक एक्टिव सेल, डेड सेल की बात नहीं कर रहे हम, एक्टिव सेल की बात करते हैं, प्रत्येक में होते हैं। आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, राइबोसोम के अंदर ही जो हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है वो सिंथेसिस होता है। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। आर द साइट ऑफ, वो जगह है जहाँ पर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होती है, बनती है। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन, अब ये जो मैन्युफैक्चर या प्रोटीन तो बन गई सेल के अंदर, अब इसको ट्रांसफ़र भी तो होना है, उसी राइबोसोम के पास तो नहीं रहना, क्योंकि जहाँ पे बॉडी को नीड होएगी वहीं पे जाएगी। तो जो ये RER है, सॉरी, ये जो प्रोटीन है ये ट्रांसपोर्ट होती है, किसके द्वारा होती है? अभी देखो, द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर देन सेंड, फिर भेज दी जाती है टू वेरियस प्लेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड, यूजिंग द, किसका यूज कर, अभी आपने पढ़ा कि ये राउंड शेप है, ये ओब्लोंग है, ये ट्यूब्यूल्स है, यानी कि स्ट्रक्चर है, किसके द्वारा? यूजिंग द ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इस्तेमाल करते हुए। द SER हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मोलिक्यूल और लिपिड्स। अभी देखो, राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और SER यानी कि स्मूथ, राइबोसोम कहाँ पर है? किसके सरफेस पे है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस। अब हम बात कर रहे हैं SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और ये क्या हेल्प करता है हमारी, किसके को बनाने को? फैट मोलिक्यूल को और लिपिड मोलिक्यूल को बनाने की हमारी हेल्प करता है। इम्पोर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन, जो कि फैट और लिपिड्स किसके लिए ज़रूरी है? सेल के कार्य के लिए ज़रूरी है। सम ऑफ दीज प्रोटीन, अब ये जो प्रोटीन है और लिपिड है, हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। बताया था ना कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है, तो उनको बनाने में हेल्प करता है। और जो ये प्रोटीन बनाने का काम है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ए मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जेनेसिस जनरेट करना, बनाना, बायोकेमिकल मॉलिक्यूल से, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बनाने के फंक्शन को क्या कहते हैं? प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ध्यान रखना बेटा ये प्रोसेस, ये एक एक लाइन के अंदर क्वेश्चन है, और इन्हीं लाइन में से, गाइड में से MCQ वगैरह नहीं आते हैं, पिछले साल का पेपर उठा के देखना, एक एक क्वेश्चन लाइन में से निकलता। तो जितने बार NCERT की बुक्स को रीड करोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, तो जो दूसरे प्रोटीन और लिपिड्स हैं वो किसके जैसे फंक्शन करते हैं? या तो एंजाइम के जैसे या हार्मोन के जैसे। ऑल्दो द ER वेराइज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल, हालांकि जो ER है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अलग अलग सेल में अलग अलग दिखाई देते हैं, यानी कि अलग अलग मतलब उनका आकार अपीयरेंस में, यानी कि उनकी बनावट में वो अलग अलग है, दिखाई देने में हमें अलग दिखाई देते हैं। इट ऑलवेज फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ सिस्टम, और ये हमेशा ही एक जाल सा बनाता है। क्यों जाल सा बनाता है? अभी आपने देखा कि ये ट्रांसपोर्ट करता है, सेंड करता है जहाँ पर नीड होती है, तो जब तक जाल नहीं होएगा तो कैसे सेंड करेगा? यानी कि पूरी सेल के अंदर एक जाल बना के रखा इन्होंने, ठीक है। तो ये आपकी सेल है, तो आपको सेल का डायग्राम बनाना है। आपको अगर यहाँ पर अच्छे से लगे तो आप ये बना लो, अगर बुक के अंदर गाइड वगैरह के अंदर अच्छे से लगे तो आप वो बना लो, ठीक है बेटा। तो आपको ये बनाना है सेल का, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का ही डायग्राम बनाना, और प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे से, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दस वन फंक्शन ऑफ द ER
इज टू सर्व एज चैनल। तो एक सबसे, अब ER का फंक्शन आ रहा है बेटा कि सबसे अच्छा फंक्शनल क्या है, ये चैनल है। किसका चैनल है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स का। मटेरियल्स जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसको किसकी नीड होती है? एक चैनल की ज़रूरत होती है, एक नेटवर्क की ज़रूरत होती है। तो वो नेटवर्क कौन प्रोवाइड करता है? ER प्रोवाइड करता है। तो ये किस में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। विशेषकर स्पेशली प्रोटीन, विशेषकर प्रोटीन। कहाँ से कहाँ? बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म, ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म है बेटा। साइटोप्लाज्म के मान लो किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, और न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म में, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, एंड ER आल्सो फंक्शन एज द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। और ER और क्या करता है? साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बना के रखता है। मान लो ER ना हो, जालसा ना हो, तो वो कोलैप्स हो जाएगी सेल, ठीक है। और प्रोवाइडिंग ए सरफेस एरिया, और किसको सरफेस प्रदान करता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि राइबोसोम इससे अटैच है। बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए करता है। फॉर सम ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज, कई प्रकार की बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए सरफेस। अब मान लो कहीं पे जगह होगी तभी तो क्रियाएं होंगी ना, तो सरफेस प्रोवाइड करता है। एक्टिविटीज ऑफ द सेल इन द लीवर सेल। अब लीवर सेल के अंदर ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप है एनिमल्स का, जिनको कि हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट्स सिंपल याद करो, सॉरी सिंपल सुन लो, जिससे आपको आगे ज़्यादा समझ आएगा। जिनमें भी रीढ़ की हड्डी होती है उन एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं। SCR प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग, यानी कि जहर को, जो पॉइजनस है, जो ड्रग्स है, उनके जहर को कम करने का काम करती है। तो SCR क्या करते हैं? ER क्या करते हैं? SCR एक महत्वपूर्ण, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? एक अहम रोल करते हैं जीवन का। और वो जो दवाइयाँ और जो कोई भी जहरीली चीज़ें हम खा लेते हैं बाई चांस से, तो वो उनके जहर के असर को कम करती है, यानी कि डिटॉक्सिफाइंग। जहर को कम करना या किसी दूसरी चीज़ में बदल देना क्या कहलाता है? डिटॉक्सिफाइंग कहलाता है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बाकी का हम कल करेंगे। एक बार आप इसकी रीडिंग लगाना है और आप इसको ध्यान से दोबारा से पढ़ना है। वैसे तो ये थोड़ा सा टॉपिक नज़र आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इसकी रीडिंग 2-3 बार लगानी है। तो थैंक यू बेटा, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।